नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 शहर 5 खबरों में हम रुख करेंगे 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में हुए अपार्टमेंट हादसे की, फिर बात होगी जोशीमठ में राहुल के दौरे और उसे लेकर कांग्रेसियों की तैयारियों की, और इसके बाद बात होगी लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष को मिली अंतरिम जमानत की। गणतंत्र दिवस को लेकर की गई तैयारियों और सुरक्षा के इंतजामों पर भी हम नजर डालेंगे। इसके अलावा खबर होगी डॉक्यूमेंट्री के लेकर छिड़े संग्राम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ से। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट के हादसे में बुधवार दोपहर तक राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान का कहना है कि रेस्क्यू में अभी 24 से 48 घंटे और लग सकते हैं। अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और सेना के जवान भी शामिल हैं। वहीं मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद हैं और मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अपार्टमेंट में करीब 12 फ्लैट थे, जिसमें सबसे ऊपर एक पेंटा हाउस था। शाम करीब 6:30 बजे अचानक से ये इमारत ढह गई। लोग समझ ही नहीं पाए हादसा कैसे हुआ। डीजीपी डीएस चौहान के अनुसार हादसे के समय अपार्टमेंट में 8 से 10 परिवार मौजूद थे। इनमें से करीब 20 लोग दब गए थे। वहीं मामले की जांच की जा रही है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बिल्डिंग निर्माण में गुणवत्ता काफी खराब नजर आ रही थी, इस बात का भी हवाला दिया जा रहा है। क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, वो आपको सुनाते हैं। टोटल देखिए 12 टीम एनडीआरएफ की है और 12 टीम एसडीआरएफ की है। इसके अलावा 4 कंपनी पीएससी अलग से लगी हुई है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए, गिरावटी के लिए, सीन को इसको सुरक्षित करने के लिए। मशीन्स की इसकी कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार ऑक्सीजन दिया जा रहा है सर अंदर जहाँ भी लोकेट हो रहा है। जब भी हम कोशिश करते हैं, ब्रेक थ्रू करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर डालते जरूर हैं। थैंक यू। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट गिरा हुआ है और जिसमें कई परिवारों के दबे होने की खबर सामने आई। और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि कई टीमें लगी हुई हैं और 24 से 48 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है लखनऊ में इस हादसे को लेकर के अगर बात करें तो? घटना स्थल पर ही मौजूद हूँ और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। जिस आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है। लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है वो लगातार ये अभियान चला रही है। उस आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अभी बिल्कुल बड़े होने की आशंका जताई जा रही है। और इसी को लेकर जो ये अभी जो छत थी उसको जो है पूरी तरह से हटाया जा रहा है। जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद जो भी लोग मिलते हैं तो उनको सुरक्षित निकाल कर अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही है। हालांकि अगर बात कर लिया जाए तो अभी तक जो है करीबन भेजा गया है, उनका जो है उपचार चल रहा है और स्थितियां नॉर्मल बताई जा रही है और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। बिल्कुल चंदन, वहाँ की अगर आप तस्वीरें, क्योंकि जीरो ग्राउंड पर आप खड़े हैं, वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखा पाएं दर्शकों को, किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल जारी है? बिल्कुल, मैं इंडिया वाइज के दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। किस तरह से यहाँ पे जो आला अधिकारी है वो मौजूद है और मौके पर जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और जो तमाम जो विभाग है, वो चाहे नगर निगम हो, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण, वो भी अपनी तरह से पूरा युद्ध स्तर पर यहाँ पे कार्य जारी है, काम चल रहा है। और इसी तरह चलिए, बिल्कुल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इसके साथ ही चंदन, अगर सबसे बड़ी बात ये कहा जाए कि अब तक कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और कितने लोगों की मौत की खबर सामने आई है? देखिए योगेश, अगर ये बात कर लिया जाए तो जो मौत के जो आंकड़े हैं वो 2 लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 15 से 16 लोगों को निकाला जा चुका है और उनका अस्पताल भेजा गया है। उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में और स्थितियां जो है नॉर्मल बताई जा रही, खतरे से बाहर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह से चाहे कमिश्नरेट पुलिस की बात कर लिया जाए, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो तमाम जो बड़े अधिकारी वो यहाँ इस मौके पर मौजूद है, उनके सामने ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी लगभग कितना और समय लग सकता है रेस्क्यू अभियान को लेकर के, अगर अधिकारियों के लेकर के हम जानकारी की बात करें कि उन्होंने क्या कुछ बताया?
20 से 22 दिन से लगातार ये अभियान जारी है और अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी जो है लगी हुई है, लेकिन अभी मलबा भी बहुत है, उसका मलबा साफ किया जाता है, लोगों को देखा जा रहा है क्या लोग अगर नीचे दबे हुए तो एहतियात जताई जा रही है और लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद जो पूरी टीम है एसडीआरएफ की ऊपर खड़ी हुई है और वो देखने की कोशिश कर रही है कि अगर जहाँ से होल है या गड्ढा दिखाई दे रहा है तो वहां से टॉर्च के सहारे बिल्कुल वो जो चंदन, है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल मौके पर जारी है। उधर उत्तराखंड में भू धसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड जाएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ पहुंचने के लिए राजी हुए हैं। राहुल के इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत भी गर्मा उठी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया है। इसके साथ ही इसे कांग्रेस का हिस्सा बताया, रणनीतिक हिस्सा बताया है, नकारात्मक हिस्सा बताया है। और खास बात यह भी है कि जोशीमठ भू धसाव क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर बीजेपी के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया। उधर जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जोशीमठ आपदा से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल को जोशीमठ आने का न्योता देने वाले यही कांग्रेसी दिग्गज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल थे। तो अब जोशीमठ का दौरा करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने अनुरोध किया है और इस बताया जा रहा है कि फरवरी माह में राहुल गांधी जोशीमठ पहुंच सकते हैं।
तो आपको बता दें कि जोशीमठ मामले को लेकर के कांग्रेस अब लगातार सक्रिय नजर आने लगी है और इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस के नेता भी अब जोशीमठ पहुंचेंगे। राहुल गांधी जोशीमठ पहुंचेंगे बताया जा रहा है और फरवरी माह में जोशीमठ दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये अनुरोध किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल जोशीमठ का दौरा करे राहुल गांधी। और इसके साथ ही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी दौरे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं जोशीमठ को लेकर के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति करती नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कोत्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, राहुल गांधी के दौरे की खबर सामने आ रही है कि जोशीमठ के दौरे पर राहुल गांधी फरवरी माह में आएंगे। जब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, वो जोशीमठ आपदा से जिस प्रकार से जोशीमठ की जनता जूझ रही है, और कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जोशीमठ का प्रकरण सामने लेकर आए थे और उन्होंने राहुल गांधी को इस पूरी आपदा से अवगत कराने का काम उनकी तरफ से किया गया था। तो राहुल गांधी फरवरी माह में जोशीमठ आ रहे हैं, यानी उत्तराखंड का उनका दौरा तय हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं उस तैयारियों को करने में जुट चुकी है। अब सभी लोगों को इंतजार अपने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उनके आने का है, क्योंकि राहुल गांधी अगर जोशीमठ में आते हैं तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जोशीमठ का जो मुद्दा है वो एक बार फिर देश की सियासत में छाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वर्तमान में कह सकते हैं कि जो आपदा वहां पर आई हुई है और जो हजारों लोग उससे प्रभावित वहां पर हो रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष जो दल है, कांग्रेस पार्टी है, वो इस मुद्दे को यहाँ पर भुनाना चाहती है। और विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि जोशीमठ के मामले पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा संवेदनहीनता यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है जिससे जोशीमठ की जो प्रभावित जनता है उसको राहत वहाँ पर मिल सके। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर उनके वरिष्ठ नेता यहाँ पर आते हैं तो कम से कम केंद्र सरकार का ध्यान जोशीमठ की इस आपदा की ओर आएगा और उत्तराखंड राज्य को एक राहत का पैकेज या आर्थिक पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा, जो इस आपदा से उभरने के लिए राज्य सरकार के लिए एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कोत्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से अब राहुल गांधी का दौरा हो सकता है जोशीमठ का। उधर लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे लाइव बने हुए हैं। राम जी, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना भी होगा? बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से बता दें कि जिस तरीके से बड़ी खबर निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत आशीष मिश्रा मोनू को जो दी गई है, 8 सप्ताह की जमानत दी गई। इस सप्ताह में जो जजमेंट आया है, जजमेंट में जो दिल्ली है और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे आशीष मिश्रा मोनू को नहीं रह पाएंगे। वहीं आपको बता दें जिस तरीके 277 दिन के कार्यकाल जो जिला कारागार में मोनू ने बिताया है, जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू के द्वारा, और वही जो अंतरिम जमानत में जो एक फैसला है, किसान पक्ष को भी एक राहत दी गई। किसान पक्ष की तरफ से जो 4 लोग जो हुआ था, जिस तरीके से एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन में जो किसान थे, किसान पक्ष के 4 लोग जो बन थे, उनको भी एक अंतरिम जमानत दी गई। उनकी भी कुछ शर्तें रखी गई, वो निकल के जजमेंट में सामने आएगा। लेकिन राम जी, ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली भी नहीं रह सकते आशीष मिश्रा।
बिल्कुल योगी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, जिस फैसले के अंदर जिस तरीके से जजमेंट आया है कि जो किसान पक्ष के वकील की दलील थी, तो दलील में उनका भी कहना था कि जिस तरीके से आतिश मिश्रा मोनू को अगर जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो गवाह है, जो हिंसक आंदोलन के गवाह, किसान पक्ष के गवाह है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि इनके जो ऑलरेडी जो इनके पिता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, तो कहीं ना कहीं उनका एक रसूख है, रसूख के चलते गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं योगेश। और कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं राम जी जमानत के दौरान, जमानत मिलने को लेकर के? बिल्कुल योगेश, जिसके बता दें कि आतिश मिश्रा की मोनू की जमानत दी गई। जमानत में जो उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश के एरिया में नहीं रह सकते हैं और दिल्ली में भी नहीं रह सकते हैं। दिल्ली के अलावा जो अन्य जो है और बाकायदा इनको जो की जानकारी देनी पड़ेगी, जिस तरीके से क्या इनकी एक्टिविटी रहेगी, उस पर भी पुलिस का और जो प्रशासन का भी ध्यान होगा योगेश। बिल्कुल, इसके साथ ही जिस तरीके से जांच को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, किसानों द्वारा भी तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं ये, क्योंकि रसूख वाले परिवार से आते हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रही। राम जी, बिल्कुल, जो किसान पक्ष के जो यहाँ के लखीमपुर खीरी के जो किसान संगठन के जो दिलबाग सिंह जो अध्यक्ष है, माफ करिएगा, उनका जो उनकी बात है, उनका भी कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो आया, अंतरिम जमानत दी गई है, तो उनका भी कहना है कि जो दूसरी जो सुनवाई होगी, जो अपनी वकील जो है लीगल एडवाइस कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो जमानत हुई है, तो किसान पक्ष में जिस तरीके से कितना बड़ा कांड था, जिस तरीके से पूरे 8 लोगों की मौत हुई थी, 4 किसान सहित एक पत्रकार की मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक निकल के सामने आई, उनसे भी बात की हम लोगों ने। उनका भी कहना है कि लीगल एडवाइस के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और रणनीति के आधार पर आगे की जो है वो अदालत की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राम जी, हमारे से जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से सशर्त जमानत मंजूर करने की बात की गई है। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। राष्ट्रीय पर्व होने के चलते सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ जाती है। दिल्ली पुलिस की ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी है। किसी अनहोनी को देखते हुए भी पुलिस ने संवेदनशील और सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस लगातार होटल्स, गेस्ट हाउस और सिनेमा हॉल में जाकर जांच पड़ताल कर रही है। 26 जनवरी को होने वाली परेड देखने के लिए इस बार 60 से 65 हज़ार लोग पहुंचने वाले हैं। इसके लिए एंट्री में QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के जरिए सभी को एंट्री दी जाएगी। साथ ही वैलिड पास होल्डर और टिकट खरीदने वाले को भी परेड देखने के लिए एंट्री दी जाएगी। नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। नितिन, क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं 26 जनवरी को लेकर के राजधानी दिल्ली में? जी देखिए योगेश, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर चौक चौबंद सुरक्षा तैयारी कर दी गई है, जिससे कहा जाता है कि गणतंत्र दिवस पर जो कोई हानि ना हो, तो उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौक चौबंदी कर दिया। वहाँ चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई है। जिस तरीके से गणतंत्र दिवस जो है 74वां गणतंत्र दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, वह आपको बता दें कि 27,000 से अधिक जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि 26 जनवरी को देखते हुए। वहीं दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह में ध्यान में रखते हुए तमाम यहाँ पर जो है 71 DCP, 213 जो है ACP और 553 इंस्पेक्टर की जो सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर शामिल किए गए, क्योंकि इस बार जो है गणतंत्र दिवस बहुत ही खास मनाया जा रहा है और 74वां गणतंत्र दिवस है। जिस तरीके से आतंकी हमला होने की जो सुरक्षा यहाँ बताई जाती थी कि दिल्ली में जो आतंकी हमला भी होने पे भी ये खबर आ रही थी, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो तमाम पुलिस फोर्स लगा दी गई अलग अलग जो है। वहीं गणतंत्र दिवस पर कुल 27,725 पुलिसकर्मी जो लगाए गए, अलग अलग एजेंसियाँ यहाँ पर लगाई गई, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो एक बड़ा पर्व है, तो उसी को देखते हुए तमाम चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस नज़र बनाई हुई है। तमाम वहाँ पर जो अब की बार जो सुरक्षा व्यवस्था की बात यहाँ पर की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौक चौबंद है। वहीं साथ आपको बताएं कि इस तरीके की जो होटल्स, मार्केट में जो भीड़ वाले इलाके हैं, उनमें भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाई हुई है, किस तरीके से वहाँ पर कोई आतंकी हमला ना हो, तो उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौक चौबंद में बनी हुई है। जी, रूट डाइवर्जन का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं नितिन? ये देखिए, रूट डाइवर्जन की जो बात की जाए दिल्ली के अंदर, तो बड़े जो बयान चलते थे दिल्ली रोड के जो दिल्ली में, तो उनको जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, क्योंकि जहाँ पर जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ पर जो बड़े ट्रक्स वगैरह, गाड़ी, जो बस वगैरह वहाँ चलती थी, उनको जो रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। तो उसमें जो चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम बाज़ारों की चेकिंग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो गणतंत्र दिवस है, और होटलों की भी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। होटल के जो मैनेजर्स हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं एम्प्लॉय, उनसे भी पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। और साथ ये भी कहा जा रहा है कोई
वैसा व्यक्ति नजर आए तो उस व्यक्ति पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और तमाम कैमरे यहाँ पर लगाए गए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चौक चौबंद यहाँ पर नजर बनाए हुए दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो है अलग अलग रूटों पे जो है पुलिस फोर्स लगा दी गई, चप्पे चप्पे पर नजर, बैरिकेटिंग लगा के जो है दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है तमाम गाड़ियों की, जो बाहर से गाड़ी आ रही है उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, कौन से रूट पर जाना चाह रहे हैं, उस रूट को भी दिल्ली पुलिस बता रही है। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है पूरी तरीके से चौक चौबंदी है, उन लोगों से पूछताछ कर रही है, उनके लाइसेंस वगैरह तमाम डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के खंगालने में लगे, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की बात की जाए, 26 जनवरी एक बड़ा पर्व है, तो उसी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस नजर बनाई हुई है। जी नितिन, अगर लाल किले का हम जिक्र करें तो उसको लेकर के कितने घेरे में सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं और किस विभाग के जवानों को कितनी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लाल किले का हम करें तो लाल किले पे भी जो है दिल्ली पुलिस को पहले से ही चौक चौबंदी सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा लगा दी गई, वहाँ पर जो अर्धबल की भी तैनाती कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाई है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी खुफिया एजेंसियों का यहाँ पर जो जिक्र कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि दिल्ली के अंदर आतंकी हमले होने की भी जो संख्या लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे दिल्ली पुलिस को इस मामले की पता चला कि दिल्ली पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाई, क्योंकि डीसीपी तमाम वहाँ पर डीसीपी लगा दिए गए, तमाम वहाँ पर जो जवान है अर्धबल के वो लगा दिए गए, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं, क्योंकि कल जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, 74वां गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है लाल किले के पास में, लाल किले पे। और दूसरी बात यह है कि जिस पे जो तमाम पुलिस फोर्स और तमाम जो अर्धबल है अलग अलग फोर्स यहाँ पर लगा दी गई, खुफिया एजेंसियों की बात की जाए तो खुफिया एजेंसी वहाँ लगा दी गई, सभी लोगों से पूछताछ कर रही है कि इस तरीके की कोई घटना ना घटे, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग फोर्स यहाँ पर लगाए, अलग अलग अर्धबल के सैनिक लगाए, जवान वहाँ पर लगा दिए गए, पुलिस दिल्ली पुलिस भी खुद वहाँ पर तैनात कर दी गई, क्योंकि इस तरीके जो अब की बार जो गणतंत्र दिवस है उसमें काफ़ी आतंकी हमला होने की जो संभावना बन रखी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आतंकी हमले की यहाँ पर खबर आ रही थी और आतंकी हमले होने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, इस तरीके को खुफिया एजेंसी लगा दी गई। कैमरों की बात की जाए तो कैमरों में भी जो है नज़र बनाए हुए दिल्ली पुलिस कैमरे, कहा जा रहा है कि इस तरीके की कोई घटना ना घटे, और साथ ही तमाम रोडों पर जो लोग चल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, होटल्स में भी लोग दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है, बाजारों में भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि इस तरीके की कोई घटना ना घटे, उसी पर जो है तमाम चप्पे चप्पे पर जो दिल्ली पुलिस नज़र बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस को दक्षिण भारत के केरल में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी ने कांग्रेस पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान करने से एक दिन पहले एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक ट्वीट किया गया था, जिसके बाद वे अपनी ही पार्टी में घिर गए थे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनकर आनंद हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। दिनकर, क्या कुछ पूरे घटना पर जानकारी आप दीजिए कि मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी अब उस पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती नजर आ रही है। जी योगेश, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने उन्होंने कल एक ट्वीट किया था। ट्वीट कर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा था कि बीबीसी का एजेंडा रहा है कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता को तोड़ती है। उन्होंने इसका एक हवाला दिया इराक का, कि इराक में जो हमला हुआ था उसके पीछे जैक ट्रा, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वो बीबीसी के संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर इराक पे हमला करवाया। तो एक वैसी ही प्लानिंग भारत के लिए भी है। हालांकि इनके इस्तीफे के बाद काफी नेताओं के बयान आए। कांग्रेस से सांसद जो है शशि थरूर, उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि एक मात्र डॉक्यूमेंट्री से हमारा देश की संप्रभुता और एकता पे और अखंडता पे सवाल खड़े होने लगे। योगेश, लेकिन दिनकर, इस बीच तमाम जगह देखने को मिला है, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हम जिक्र करें या अन्य तमाम जगहों का जिक्र करें, वहाँ पर भी विवाद शुरू हो गया है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। जी, जैसा जेएनयू में कल इसको लेकर स्क्रीनिंग करने के लिए रात के 9 बजे का समय का ऐलान किया गया था। उस समय लाइट चली गई या फिर प्रशासन ने लाइट काट दी है, अभी सामने नहीं आ पाया है। उसमें 25 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जामिया में भी शाम 6 बजे का ऐलान किया गया कि शाम 6 बजे वहाँ पे भी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अनिल एंटनी है वो राहुल गांधी के काफी करीबी थे। राहुल गांधी जब 2019 में अमेठी से हारते हैं, यानी अमेठी और जब वायनाड से वो चुनाव लड़ने का सोचते हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं उस समय राहुल गांधी का चुनावी कैंपेन का एक अहम हिस्सेदार रहे थे अनिल एंटनी। अनिल एंटनी 2019 में भी जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पे वो सोशल मीडिया वॉर रूम के एक सदस्य थे और उन्होंने सोशल मीडिया टीम को भी लीड किया। और इस मामले को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके जयवीर शेरगिल ने ट्वीट कर कहा कि अब जो भी व्यक्ति
कांग्रेस में रहकर राष्ट्र की संप्रभुता और एकता और अखंडता की बात करेगा उसे कांग्रेस से दूर जाना होगा। मैंने किया, आज मैं कांग्रेस में नहीं, आज मैं बीजेपी में हूँ। योगेश, तो अनिल एंटनी का जाना कितना बड़ा कांग्रेस के लिए नुकसान माना जाए? योगेश, नुकसान की बात करें तो आपने थोड़े दिनों पहले और हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि उनके पिता ए.के. एंटोनी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी एक सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब हिंदू समर्थक होना पड़ेगा, क्योंकि 24 में अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो उसे हिंदू जैसे हाव भाव दिखाने पड़ेंगे। एक तरफ राहुल गांधी की ये यात्रा जो एक मैसेज दे रही है कि सारे धर्म के लोग एक साथ आए, भारत में ना कोई किसी के साथ बैर रखना चाहता है, सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वही वो पार्टी लाइन के बाहर जाके बयान देते हैं और कल एक बार फिर से वो पीएम मोदी के डॉक्यूमेंट्री को वाले बैन को समर्थन करते हैं उनके बेटे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि कहीं कांग्रेस से उनका अंतरकलह तो नहीं, क्या वो बीजेपी में जाने की ओर बढ़ रहे हैं, पिता पुत्र दोनों पिता। लेकिन हालांकि बेटे ने उनका आज कहा, अनिल एंटनी ने, कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। दिनकर हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने बताया किस तरीके से अब बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।